इलाहाबाद की वो तंग गलियां, जहां कभी हवाओं में बारूद की महक और गलियों में सिर्फ एक नाम की दहशत हुआ करती थी। एक ऐसा रसूख जिसके सामने जज अपनी कुर्सी छोड़ देते थे, पुलिस अपनी फाइलें बंद कर देती थी और बड़े बड़े सूरमा रास्ता बदल लिया करते थे। लोग कहते थे कि संगम की नगरी में सूरज भी अतीक की मर्जी से निकलता है। 17 साल की उम्र में शुरू हुआ कत्ल का वो सिलसिला जो 44 साल बाद एक लाइव कैमरे के सामने खत्म हुआ। उस रात साबरमती जेल से प्रयागराज तक के सफर में अतीक अहमद ने क्या कहा था? वो कौन सा डर था जिसने उस डॉन के हाथ कांपने पर मजबूर कर दिए थे, जिसने कभी मौत को अपनी उंगलियों पर नचाया था? आज हम सिर्फ अतीक अहमद की मौत की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस 11,000 करोड़ के साम्राज्य की परतें खोलेंगे जिसे बाबा के बुलडोजर ने नेस्तनाबूद कर दिया। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रयागराज, जिसे कभी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, यहाँ की हवा में सुकून था, लेकिन 1970 के दशक के आखिरी सालों में यहाँ की गलियों में एक नाम गूंजना शुरू हुआ, अतीक अहमद। सफेद कुर्ते, आंखों पर काला चश्मा और आसपास असलहों से लैस गुर्गों का वो काफिला जो सिर्फ एक इशारा मिलने पर शहर की धड़कनें रोक देने की कुव्वत रखता था। अतीक अहमद वहां एक बाहुबली नहीं था, वो एक मुकम्मल सिस्टम था। एक ऐसा सिस्टम जो अदालतों के समानांतर अपनी अदालत लगाता था, जहां कानून की धाराएं नहीं बल्कि अतीक की मर्जी चलती थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराधी और नेता का जो गठजोड़ हम आज देखते हैं, अतीक अहमद उसका एक ऐसा पोस्टर बॉय था जिसने दिखाया कि कैसे अपराध की सीढ़ियों पर चढ़कर विधानसभा और संसद की दहलीज लांघी जा सकती है। लेकिन इस रसूख के पीछे छिपी थी एक खौफनाक हकीकत। जमीनों पर अवैध कब्जे, सरेआम गोलियों की गड़गड़ाहट और गवाहों का रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना। अतीक का उदय तब हुआ जब राज्य की राजनीति अस्थिर थी और उसने इसी अस्थिरता का फायदा उठाकर खुद को गरीबों का मसीहा और सत्ता का सच्चा साबित किया। पर कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भरता है तो आवाज नहीं होती। साल 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की फिजा बदली और अतीक अहमद का वो तिलिस्म टूटना शुरू हुआ जिसे उसने 40 सालों तक पाला। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को हुआ था। उसके पिता हाजी फिरोज इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाया करते थे। एक साधारण सा परिवार जहां 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अतीक का बचपन चकिया की उन्हीं तंग गलियों में बीता जहां गरीबी और रसूख के बीच की जंग सड़कों पर लड़ी जाती थी। अतीक पढ़ने में तेज नहीं था, लेकिन उसमें एक अलग तरह की जिद थी। वो तांगे वाले का बेटा बनकर नहीं रहना चाहता था। 70 के दशक का वो दौर था जब इलाहाबाद में कई छोटे बड़े गुट सक्रिय थे। अतीक ने बहुत कम उम्र में ही समझ लिया था कि अगर उसे ऊपर उठना है तो उसे डर का सौदागर बनना होगा। वो अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया क्योंकि उसकी दिलचस्पी किताबों से ज्यादा उन लोगों में थी जो शहर की रंगदारी संभालते थे। अतीक के शुरुआती दिनों के बारे में कहा जाता है कि उसे पैसे कमाने की बहुत जल्दी थी। उसने रेलवे के ठेकों में हाथ डालना शुरू किया। 1979 ये वो साल था जिसने अतीक के माथे पर हमेशा के लिए एक ठप्पा लगा दिया। 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था, बल्कि शहर के एक दबंग की हत्या थी। पुलिस फाइलों में अतीक का नाम दर्ज हो चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अतीक इस मुकदमे से डरा नहीं, बल्कि उसे समझ आ गया कि पुलिस और कानून की फाइलों उसे वो पहचान दे सकती हैं जो उसे मेहनत से कभी नहीं मिलती। चकिया के उस लड़के ने अब पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने धीरे धीरे अपने साथ कुछ ऐसे नौजवानों को जोड़ा जो उसकी तरह ही बेखौफ थे। अतीक का कद धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसके पिता का तांगा अब इतिहास की बात हो चुकी थी। अब अतीक की सवारी जीपों और कारों में होने लगी थी, जिनके पीछे धूल उड़ाती हुई मोटरसाइकिलें उसका रसूख बयां करती थीं। 1980 के दशक की शुरुआत में इलाहाबाद में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई थी। उस वक्त शहर पर चांद बाबा नाम के एक अपराधी का खौफ हुआ करता था। चांद बाबा का रसूख इतना था कि पुलिस भी उसके इलाके में जाने से कतराती थी। अतीक अहमद को पता था कि अगर उसे शहर का निर्विवाद बादशाह बनना है तो उसे चांद बाबा को चुनौती देनी होगी। अतीक ने धीरे धीरे पुराने शहर में अपना नेटवर्क फैलाना शुरू किया। उसने उन लोगों को सुरक्षा देनी शुरू की जो चांद बाबा से परेशान थे। ये अतीक की एक सोची समझी रणनीति थी। वो एक अपराधी के तौर पर उभर रहा था, लेकिन समाज के एक तबके में खुद को रक्षक की तरह पेश कर रहा था। रंगदारी, अपहरण और जमीन कब्जा करने के मामलों में उसका नाम हर दूसरी एफआईआर में आने लगा। लेकिन अतीक सिर्फ एक मोहल्ले का गुंडा बनकर नहीं रहना चाहता था। उसने सरकारी ठेकों में अपनी पकड़ मजबूत की। रेलवे का कबाड़ हो या शराब के ठेके, हर जगह अतीक का सिंडिकेट काम करने लगा। जो अतीक की बात नहीं मानता, उसे प्रयागराज की सड़कों पर दिन दहाड़े सबक सिखाया जाता। 1989 तक आते आते अतीक ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। चांद बाबा की सरेआम हत्या कर दी गई और इस हत्या का इल्जाम अतीक पर लगा।
इस वारदात ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। पुलिस और सिस्टम देख रहे थे कि कैसे एक नया डॉन पैदा हो गया है जिसने पुराने खिलाड़ियों को बिसात से हटा दिया है। अतीक अब सिर्फ अपराधी नहीं रहा, वो एक दहशत का नाम बन चुका था जिसके नाम से शहर की दुकानें बंद हो जाया करती थीं। चांद बाबा की मौत के बाद अतीक अहमद प्रयागराज का बेताज बादशाह बन गया, लेकिन उसे पता था कि सिर्फ जुर्म के दम पर लंबी रेस नहीं जीती जा सकती। उसे पावर चाहिए थी, वो पावर जो खाकी और खादी दोनों को कंट्रोल कर सके। अतीक ने अपना एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसमें शूटर भी थे, वकील भी थे और सफेदपोश मददगार भी। उसका दरबार चकिया में लगता था। लोग अपनी फरियाद लेकर पुलिस स्टेशन जाने के बजाय अतीक के घर जाते थे। अतीक वहीं बैठकर फैसले सुनाता। ये उसके रसूख का चरम था। उसने जमीनों के कारोबार में पैर पसारे। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में जो भी कीमती जमीन होती उस पर अतीक का कब्जा हो जाता। अगर किसी ने विरोध किया तो उसे अतीक के टॉर्चर चैम्बर की सैर कराई जाती। अतीक का डर इतना था कि गवाह अदालत में खड़े होकर उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। सरकारी अधिकारी उसके घर पर हाजिरी लगाते। कहा जाता है कि अतीक के पास उस वक्त के आधुनिक हथियार थे जो पुलिस के पास भी नहीं होते थे। उसके गुर्गे सरेआम AK-47 लहराते हुए चलते। अतीक ने अपने नाम का ऐसा खौफ पैदा किया कि उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करता था। प्रयागराज की हर ईंट पर जैसे अतीक अहमद का नाम लिखा जा चुका था। अतीक अहमद ने एक बहुत बड़ा सच जान लिया था कि अगर कानून से बचना है तो कानून बनाने वाली जगह पर बैठना होगा। 1989 में जब चांद बाबा की हत्या के बाद माहौल गरमाया हुआ था, अतीक ने इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। सबको लगा कि एक अपराधी कैसे चुनाव जीत सकता है, लेकिन अतीक ने डर और हमदर्दी का ऐसा कॉकटेल बनाया कि उसने चुनाव जीत लिया। इसके बाद अतीक का राजनीतिक सफर रॉकेट की तरह ऊपर गया। वो लगातार 5 बार विधायक रहा। उसने कभी निर्दलीय, कभी समाजवादी पार्टी, तो कभी अपना दल के टिकट पर चुनाव जीता। 2004 में तो उसने हद ही कर दी जब वो फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुना गया, वही सीट जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे। संसद में अतीक अहमद की मौजूदगी भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सवाल थी, लेकिन अतीक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब उसके पास लाल बत्ती थी, गनर थे और संवैधानिक सुरक्षा थी। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करने से पहले 100 बार सोचती थी। अतीक ने राजनीति का इस्तेमाल अपने अपराधों को ढकने के लिए एक ढाल की तरह किया। वो विधानसभा में बैठता और बाहर उसके गुर्गे शहर को लूटते। सत्ता के गलियारों में उसकी तूती बोलती थी, मुख्यमंत्री तक उसकी पहुंच थी, और यही वजह थी कि दशकों तक उस पर दर्जनों केस होने के बावजूद उसे सजा नहीं मिल सकी। अतीक अहमद के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, लेकिन कुछ केस ऐसे थे जिन्होंने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। सबसे प्रमुख था 2005 का राजू पाल हत्याकांड। 2004 में अतीक के सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिमी की सीट खाली हुई। अतीक ने अपने भाई अशरफ को वहां से चुनाव लड़ाया, लेकिन एक नए लड़के राजू पाल ने उसे हरा दिया। ये अतीक के अहंकार पर बहुत बड़ी चोट थी। हार के कुछ ही महीनों बाद 25 जनवरी 2005 को सरेआम सड़क पर राजू पाल को गोलियों से भून दिया गया। राजू पाल के शरीर में इतनी गोलियां मारी गईं कि अस्पताल ले जाने तक का मौका नहीं मिला। इस हत्याकांड ने अतीक के क्रूर चेहरे को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। दूसरा बड़ा मामला था उमेश पाल का अपहरण। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। अतीक ने उसे डराने के लिए उसका अपहरण किया, उसे प्रताड़ित किया और हलफनामे पर दस्तखत करवाए कि वो गवाही नहीं देगा। सालों तक उमेश पाल डर के साए में रहा, लेकिन उसने लड़ना नहीं छोड़ा। इसके अलावा अतीक पर देवरिया जेल के अंदर एक कारोबारी मोहित जायसवाल को बुलाकर उसे पीटने और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवाने का भी आरोप लगा। ये घटना दिखाती थी कि जेल की सलाखें भी अतीक के लिए सिर्फ एक रेस्ट हाउस थीं, जहां से वो अपना साम्राज्य चलाता था। 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता बदली। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। अतीक अहमद, जो सालों से सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, उसे समझ आने लगा कि अब खेल बदल चुका है। सरकार ने अतीक के आर्थिक साम्राज्य पर चोट करनी शुरू की। उसकी बेनामी संपत्तियों की पहचान की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी अरबों की संपत्ति कुर्क की गई। अतीक को एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट किया जाने लगा। नैनी जेल से उसे साबरमती जेल भेज दिया ताकि वो उत्तर प्रदेश में बैठकर अपना नेटवर्क न चला सके। पुलिस ने उसके उन गुर्गों को पकड़ना शुरू किया जो उसके लिए वसूली करते थे। पहली बार अतीक अहमद के चेहरे पर वो शिकन दिखी जो उसने सालों से दूसरों के चेहरों पर देखी थी। सरकार ने साफ कर दिया था कि अब माननीय होने का टैग किसी को जुर्म करने का लाइसेंस नहीं देगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम हिस्ट्री में बुलडोजर एक प्रतीक बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दहाड़ते हुए कहा था, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और इस बयान के बाद जो हुआ,
उसने माफियाओं के मन में खौफ भर दिया। बुलडोजर पॉलिसी का मकसद सिर्फ अवैध इमारतों को गिराना नहीं था, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक रसूख को खत्म करना था जो इन अपराधियों ने जनता के बीच बनाया था। अतीक अहमद के चकिया वाले दफ्तर और उसकी आलीशान इमारतों पर जब बुलडोजर चला तो ये मैसेज गया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। जिन संपत्तियों को अतीक ने डरा धमका कर बनाया था, उन्हें मलबे में तब्दील होते देख वो लोग भी बोलने लगे जो कभी अतीक के नाम से कांपते थे। बुलडोजर ने अतीक के उस गुरूर को तोड़ दिया जो उसने 40 साल में खड़ा किया था। सरकार ने उसकी अवैध रूप से कब्जाई गई जमीनों पर गरीबों के लिए घर बनवाने का ऐलान किया, जो अतीक के लिए सबसे बड़ी हार थी। अतीक अहमद का पतन तब शुरू हुआ जब 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। अतीक ने जेल में बैठकर ये साजिश रची थी ताकि वो फिर से अपना खौफ कायम कर सके, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सीसीटीवी फुटेज में उसके बेटे असद को गोलियां चलाते देखा गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़े अभियान की शुरुआत की। अतीक के बेटे असद और उसके शूटर गुलाम को झांसी में एक एनकाउंटर में मार गिराया गया। अतीक, जो साबरमती जेल से लाया गया था, अपने बेटे के जनाजे में भी शामिल नहीं हो सका। वो पूरी तरह टूट चुका था। और फिर आया वो दिन 15 अप्रैल 2023। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। कैमरों के सामने पुलिस के घेरे में 3 लड़कों ने पत्रकार बनकर आए और सरेआम अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। ये अंत वैसा ही नाटकीय और हिंसक था जैसा अतीक का पूरा जीवन रहा था। जिस आतंक की शुरुआत खून से हुई थी, उसका अंत भी सरेआम खून से ही हुआ। अतीक अहमद का अध्याय बंद हो चुका था, लेकिन पीछे छोड़ गया था 4 दशकों की तबाही की कहानियां। अतीक अहमद की मौत के बाद योगी सरकार ने न केवल उसके अपराध बल्कि उसके द्वारा खड़ी की गई काले धन की लंका पर भी कड़ा प्रहार किया। अतीक की कुल संपत्ति और उस पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा कुछ इस प्रकार है। अतीक अहमद ने दशकों तक डरा, धमकाकर और अवैध कब्जों से जो साम्राज्य खड़ा किया था, उसकी कीमत सुनकर होश उड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और ईडी की जांच के मुताबिक मार्च 2023 तक अतीक और उसके करीबियों की लगभग 11,000 करोड़ की संपत्तियां चिन्हित और जब्त की जा चुकी थीं। 2014 के चुनावी हलफनामे में अतीक ने अपनी संपत्ति करीब 25 करोड़ बताई थी, लेकिन असलियत में यह उसके 400 गुना से भी ज्यादा निकली। उसका सालाना टर्नओवर 1200 करोड़ से भी ज्यादा का था, जो रंगदारी, कबाड़, रेलवे ठेके और रियल एस्टेट से आता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक की अवैध संपत्तियों को जनता के हित में इस्तेमाल करना शुरू किया। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में अतीक अहमद ने जिस जमीन पर अवैध रूप से अपना दफ्तर और कब्जा जमाया था, उसे सरकार ने खाली कराया। उसी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 76 फ्लैट्स बनवाए गए। जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जाकर उन गरीबों को चाबियां सौंपी जो कभी अतीक के नाम से भी डरते थे। दोस्तों, यह थी अतीक अहमद की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।